नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी की क्लास 8 के साइंस की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम विलयन, विलायक और विलेय की चर्चा करेंगे। अब इस सेशन में हम इन तीनों को समझने के अलावा हम ये भी समझेंगे कि घुलनशीलता क्या होती है। हम ये भी समझेंगे कि घनत्व क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में डिस्कस हैं, वो हमें आज बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपस में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुज़ारिश है ये कि इस चैप्टर को देखने से पहले आप पिछला चैप्टर ज़रूर देखें। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपसे विलयन के बारे में बताऊँगा तो विलयन एक प्रकार का समरूप मिश्रण होता है। अब समरूप मिश्रण क्या होता है ये मैंने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो पहले आप अगर उस चैप्टर को देख लेंगे तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। खैर, आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, अब पिछले चैप्टर को आप नहीं देख रहे हैं, ये ऐसा मैं मान के चलता हूँ, फिर भी एक थोड़ा-सा रिविज़न कर लेते हैं कि आखिरकार मिश्रण क्या होता है। जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर में जो अलग-अलग पदार्थ हमने मिक्स किया था, अगर उन पदार्थों के अपने गुणधर्म अभी भी बरकरार हैं, तो इसको हम मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चीनी और पानी को आपने मिक्स किया। इसको मिक्स करने के बाद क्या बनता है? शरबत। अब शरबत बनने के बाद भी अगर चीनी का अपना गुण बरकरार है, पानी का अपना गुण बरकरार है, तो हम इसको मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समरूप और दूसरा विषम रूप। समरूप मिश्रण क्या होता है? इसमें मिश्रण के जो अवयव होते हैं, वो पूरी तरीके से मिश्रित हो जाते हैं। अगर आप चीनी में पानी को मिलाएँ, तो क्या चीनी में पानी पूरी तरीके से घुल जाता है? बिल्कुल। तो ये एक समरूप मिश्रण है। दूसरा होता है विषम रूप मिश्रण, जिसमें कि मिश्रण के अवयव पूरी तरीके से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर आप पानी में रेत को मिलाएंगे तो क्या रेत पानी में पूरी तरीके से मिश्रित हो पाता है? नहीं हो पाता। जो बर्तन होता है उसमें जो रेत है वो नीचे जमा हो जाता है और पानी उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसको हम विषम रूप मिश्रण बोलेंगे। तो ये जो विलयन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये विलयन भी एक प्रकार का समरूप मिश्रण ही होता है, होमोजेनस मिक्सचर ही होता है, जो कि विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। अब सबसे पहले हम ज़रा इसके इंग्लिश वर्ड को देख लेते हैं। विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं और विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। अब समझते हैं कि ये क्या-क्या होता है। विलेय किसी विलयन का ऐसा पदार्थ होता है जो घुल जाता है। जैसे अगर हम चीनी और पानी के मिश्रण की बात करें, तो चीनी चूँकि घुल जाता है, तो चीनी एक विलेय है। विलायक क्या होता है? ये अपने आप में विलेय को घुलाता है। जैसे हमने अभी शरबत की बात की थी, जो पानी था, ये पानी विलायक था। क्यों? क्योंकि पानी ने अपने आप में चीनी को, जो कि एक विलेय है, उसको घुलाया। तो सॉल्यूट घुलता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट को अपने में घुलाता है और इन दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम विलयन कहते हैं। अब मान लीजिए सॉल्यूशन जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। इसमें ठोस और द्रव से बना सॉल्यूशन भी हो सकता है और द्रव और द्रव से बना सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो जब कोई भी जो विलयन है, कोई भी सॉल्यूशन है, वो द्रव और ठोस से मिलकर बना हो, तो ऐसे में जो ठोस होता है वो आपका सॉल्यूट होता है, यानी कि विलेय होता है, और जो द्रव होता है वो आपका विलायक होता है, यानी सॉल्वेंट होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जो हमेशा मैं देता हूँ। अगर हम चीनी और पानी की बात करें, तो चीनी और पानी में ठोस कौन सा है? चीनी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विलेय हो जाएगा। फिर पानी क्या है? द्रव है, तो ज़ाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि किसी मिश्रण में विलेय कौन-सा होगा, विलायक कौन-सा होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें द्रव और द्रव, ये इन्हीं दोनों से मिलके वो मिश्रण बना हुआ है। उदाहरण के तो आपने 1 केजी का दूध लिया, माफ़ कीजिएगा 1 लीटर आपने दूध लिया और उसमें 100 ml आपने पानी मिला दिया। अब इसमें क्या है कि इस विलयन में जो विलेय है वो भी आपका द्रव है, विलायक वो भी द्रव है। तो हम किसको विलेय माने, किसको विलायक माने, यहाँ पे इस तरीके से डिसाइड करते हैं हम कि जिस द्रव की मात्रा ज़्यादा है वो हमेशा आपका विलायक होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और जिसकी मात्रा कम है उसको हम विलेय मान लेंगे या फिर सॉल्यूट मान लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जब द्रव और द्रव से बना विलयन हो, तो जो कम मात्रा वाला द्रव होता है हम उसको सॉल्यूट यानी कि विलेय मानते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा वाला द्रव होता है हम उसको विलायक यानी कि सॉल्वेंट मानते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हमारे आसपास के जो भी विलयन होते हैं उनको हम कई तरीकों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अगर हम संतृप्तता के आधार पर विलयन की बात करें, तो संतृप्तता के आधार पर विलयन 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला संतृप्त विलयन और दूसरा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब ये क्या होता है आप जरा समझिएगा। मान लीजिए कोई विलयन है
उसका तापमान निश्चित है। उस विलयन में अगर हम और ज्यादा विलय को घोल सकते हैं और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डाल के उसको घोल सकते हैं तो हम ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने 1 लीटर पानी ले लिया। इस 1 लीटर पानी में आपने क्या किया कि 50 ग्राम चीनी को घोल दिया। अब आप खुद सोचिए क्या इस 1 लीटर पानी में सिर्फ हम 50 ग्राम चीनी घोल सकते हैं या और भी चीनी घोल सकते हैं? तो ये एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय की और मात्रा को घोला जा सकता है। तो ऐसे विलयन को जिसमें विलय की और मात्रा को घोला जा सकता है किसी भी निश्चित ताप पर, उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन ठीक इसका उल्टा होता है। अगर हम किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में विलय की और मात्रा को नहीं घोल सकते हैं तो हम ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर हम संतृप्त विलयन में विलय की और मात्रा घोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो विलय होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो तली पर बैठने लग जाता है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। 1 लीटर आपने पानी लिया। इस 1 लीटर पानी में मान लीजिए आपने 2 kg चीनी को घोल दिया। अब एक ऐसी सीमा आएगी जिसके बाद से चीनी उस पानी में घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जल एक द्रव है। द्रव में जो द्रव के कण होते हैं उनके बीच में अंतराण्विक स्थान जो होता है वो थोड़ा बहुत होता है। तो उस अंतराण्विक स्थान में जितना भी चीनी का कण है पूरा अगर घुल जाएगा, उसके बाद एक सीमा के बाद 2 kg के बाद मान लीजिए कि इसमें चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो 1 लीटर में जब हमने 2 kg चीनी को घोल लिया और ये वो सीमा है जिसके बाद इस विलयन में हम और ज्यादा चीनी नहीं घोल सकते, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। तो सैचुरेटेड विलयन में क्या होगा, अब 2 kg चीनी घोलने के बाद आप मान लीजिए इसमें आपने 500 ग्राम चीनी अगर और आप घोलेंगे ना तो ये 500 ग्राम चीनी जो है, मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें आपने ऑलरेडी 2 kg चीनी घोल दिया। तो इसमें अगर आप 500 ग्राम चीनी अगर और घोलना चाहते हैं तो ये चीनी जो है वो इस पानी में घुलेगा नहीं बल्कि तली में ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विलयन अब संतृप्त हो चुका है, इसमें अब और ज्यादा विलय को नहीं घोला जा सकता। तो संतृप्तता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में और विलय को नहीं घोला जा सकता, असंतृप्त विलयन में और विलय हम घोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी भी विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर हम विलयन को 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन। अब ये जो दोनों टर्म है ये एक दूसरे के सापेक्ष है। कहने का मतलब एक विलयन है जिसका नाम है ए, दूसरा विलयन है जिसका नाम है बी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया। तो ए विलयन जो है वो बी की तुलना में सांद्र या फिर तनु हो सकता है। ठीक है, तो ये सापेक्ष होता है, कंपैरेटिव होता है। कोई एक विलयन अपने आप में ही तनु या सांद्र नहीं होगा, ये हमेशा किसी के सापेक्ष तनु होगा या किसी के सापेक्ष सांद्र होगा। तो जरा समझते हैं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा। यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है। मान लीजिए किसी कोई विलयन है, विलयन की एक निश्चित मात्रा है, हमने 1 लीटर मान लिया। अब इस 1 लीटर में विलय की जो अधिकतम मात्रा, माफ कीजिएगा, इस 1 लीटर में मान लीजिए कि 100 ग्राम आपका चीनी घुला हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि 1 लीटर पानी है और उसमें अगर चीनी जो है वो ठोस है तो जाहिर सी बात है इसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा, विलय क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। फिर हमने एक और बर्तन लिया, उसमें भी 1 लीटर पानी लिया और उसमें 50 ग्राम चीनी हमने घोला। अब आप बताइए कि सॉल्यूट किसमें कम है? जाहिर सी बात है 50 ग्राम वाले में कम है, 100 ग्राम वाले में ज्यादा है। तो जो 50 ग्राम वाला विलयन है ये पहले वाले की तुलना में क्या है, तनु है। तो तनु विलयन में विलय की मात्रा जो है वो कम होती है। बहुत जरूरी है ये समझना कि तनु और सांद्र में क्या फर्क होता है। जो तनु विलयन होता है उसमें विलय की जो मात्रा होती है वो कम होती है और सांद्र विलयन में विलयन की निश्चित मात्रा में जो विलय की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अगर 1 लीटर में पानी में अगर किसी में 50 ग्राम, माफ कीजिएगा, किसी में 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है और 1 लीटर पानी में किसी में 250 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो ज्यादा विलय किसमें है? इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र। और कम विलय किसमें है? इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, तनु। तो ये सांद्र इसकी तुलना में है और ये तनु जो है ये इसकी तुलना में है। तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष चलते रहते हैं, दोनों का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये विलयन का दूसरा प्रकार था जिसको हम तनु और सांद्र के रूप में विभाजित करते हैं। आपने समझा होगा कि तनु में जो विलय है उसकी मात्रा कम होती है विलयन में, और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब यहाँ से एक और टर्म निकल के आता है, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें दूसरी चीजों में मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं। जैसे अगर आप पानी में
रेत को मिलाएंगे तो क्या रेत पानी में घुल पाता है? नहीं घुल पाता है, क्योंकि रेत अघुलनशील है। तो घुलनशीलता की जब हम बात करते हैं तो हम केवल उन्हीं पदार्थों की बात करते हैं जो कि घुल सकते हैं। घुलनशीलता क्या होती है? तो विलायक की निश्चित मात्रा में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को हम घुलनशीलता कहते हैं। समझिएगा, आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें आपने 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है। इस 1 लीटर पानी में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घोल सकते हैं? मान लीजिए अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो क्या है? चीनी है। तो इस 1 लीटर पानी में मैक्सिमम जो चीनी की कितनी मात्रा आप घोल सकते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि अगर 1 लीटर पानी में आप 2 kg चीनी को घोल सकते हैं मैक्सिमम, तो हम जो घुलनशीलता हो जाएगी क्या हो जाएगी? 2 kg पर लीटर घुलनशीलता हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो घुलनशीलता है ये विलायक की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। कहने का मतलब आप समझिए कि 1 लीटर पानी में अगर हम 2 kg चीनी घोल सकते हैं, तो अगर हम विलायक की मात्रा को बढ़ा दें, 2 लीटर पानी अगर हम कर दें, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 2 kg अब इसमें काफी नहीं होगा, इसके लिए हमको 4 kg चाहिए होगा, है ना। मैक्सिमम मात्रा जो घुलनशीलता होगी वो 4 kg हो जाएगी। तो अगर हम विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे तो विलायक की मात्रा बढ़ाने से घुलनशीलता जो है वो बढ़ जाएगी, और विलायक की मात्रा अगर हम कम करेंगे तो घुलनशीलता कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विलायक की जो मात्रा होती है ये हमारी घुलनशीलता के समानुपाती होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। विलायक की मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, ठीक। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, विलायक घुलनशीलता है, विलेयता है, इसको क्या क्या प्रभावित करता है? तापमान इसको कैसे प्रभावित करता है, जरा ये समझ लेते हैं। अगर हम ज्यादातर पदार्थों के लिए बात करें तो ज्यादातर पदार्थों के लिए तापमान और घुलनशीलता ये समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ज्यादातर पदार्थों का अगर आप तापमान बढ़ा दें तो घुलनशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई विलयन एक संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन क्या होता है? इसमें और ज्यादा विलेय की मात्रा को नहीं घोला जा सकता। इसमें विलेय की मात्रा जितनी चाहिए उतनी पूरी है, अब इसमें हम और कुछ भी नहीं घोल सकते। तो अगर हम इस संतृप्त विलयन का तापमान बढ़ा दें, ठीक है, तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा? जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा अब कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से जो घुलनशीलता है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर किसी संतृप्त विलयन को असंतृप्त बनाना है तो उसका तापमान आप बढ़ा सकते हैं। अगर किसी विलयन को सांद्र से तनु बनाना है तो भी आप उसका तापमान बढ़ा सकते हैं। कैसे समझिएगा? सांद्र विलयन क्या होता है? इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। विलेय जो है ये ज्यादा होता है। अब तनु करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विलेय की मात्रा को कम करना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए हमने क्या किया, जिस जो विलयन सांद्र है उसका हमने तापमान बढ़ा दिया। तापमान अगर बढ़ गया, तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा? घुलनशीलता बढ़ेगी। घुलनशीलता बढ़ेगी तो जो विलेय की मात्रा थी वो पहले की तुलना में अब कम हो जाएगी। तो जैसे ही विलेय की मात्रा कम हो गई तो वो विलयन जो है वो सांद्र से तनु बन जाएगा। क्योंकि तनु विलयन की क्या विशेषता होती है? तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। तो अधिकांश पदार्थों के लिए जो तापमान है वो घुलनशीलता के समानुपाती होता है। अगर हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा देते हैं तो फिर उसकी जो घुलनशीलता है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई विलयन सांद्र है तो उसको तनु कैसे बनाया जा सकता है, कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। और अगर कोई विलयन तनु है तो उसको सांद्र कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सांद्र विलयन को अगर तनु बनाना है तो सबसे पहला तरीका हम क्या कर सकते हैं? तापमान बढ़ा सकते हैं। जैसे एक विलयन है सांद्र। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो विलेय की मात्रा है वो ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, सांद्र विलयन मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा, ठीक। अब अगर हम इसका तापमान बढ़ा दें तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा? तापमान बढ़ाने से घुलनशीलता बढ़ेगी, ठीक। अब घुलनशीलता अगर बढ़ेगी तो पहले जो विलेय की मात्रा थी उससे ज्यादा विलेय की जरूरत पड़ेगी, यानी कि विलेय की मात्रा पहले की तुलना में कम हो गई। तो जैसे ही विलेय की मात्रा कम हो गई तो हम बोलेंगे कि ये जो विलयन है अब वो सांद्र से क्या बन गया? तनु बन गया, ठीक है। तो पहला तरीका सांद्र विलयन को तनु बनाने का क्या है कि हम उस विलयन के तापमान को बढ़ा दें। फिर इसके बाद तनु बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम सीधा सीधा विलेय की मात्रा को कम कर सकते हैं, क्योंकि कम विलेय की मात्रा तो तनु विलयन, ज्यादा विलेय की मात्रा तो सांद्र विलयन। सिंपल सा लॉजिक है। तो विलेय की मात्रा को कम कर देंगे तो कोई विलयन सांद्र से तनु बन जाएगा, या फिर विलायक की मात्रा को अगर आप बढ़ा दें तो भी जो विलयन है वो सांद्र से तनु बन जाएगा। कैसे? 1 लीटर का एक विलयन है, 1 लीटर में पहले
150 ग्राम मान लीजिए कि चीनी है, विलेय है, ठीक। अगर हम इसको 2 लीटर कर दें तो 1 लीटर में 150 ग्राम अगर चीनी है तो 2 लीटर में इसके हिसाब से 300 ग्राम चीनी होना चाहिए। लेकिन 2 लीटर में हमने क्या किया, सिर्फ विलायक की मात्रा बढ़ा दी। जो विलेय है वो सेम ही है, तो 2 लीटर में अभी हमारे पास 150 ग्राम ही है। तो पहले की तुलना में क्या विलेय की मात्रा में कमी आई है? जी हाँ। तो पहले की मात्रा में, पहले की तुलना में अगर विलेय की मात्रा में कमी आई है तो इसका मतलब है कि सांद्र से जो विलयन है वो तनु बन गया है। अब अगर तनु से सांद्र बनाना है तो जो हमने ऊपर सारे प्रोसेस किया उसका उल्टा कर दीजिए। तनु से सांद्र बनाने के लिए अभी हमने सांद्र से तनु बनाने के लिए क्या किया था, तापमान को अगर बढ़ाया था तो तनु से सांद्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तापमान को घटा देंगे। जैसे ही तापमान को घटाएंगे तो इससे जो घुलनशीलता है वो घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। तो घुलनशीलता के कम होने से जो पहले से मौजूद विलेय की मात्रा है वो विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे ही किसी विलयन में विलेय की मात्रा बढ़ती है तो वो उसको हम सांद्र विलयन कह देते हैं, क्योंकि तनु और सांद्र एक दूसरे के सापेक्ष पद है। तनु मतलब कम विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा अगर हम उसी में बढ़ा दें तो वो सांद्र बन जाता है। दूसरा तरीका क्या है, हम विलेय की मात्रा को ही बढ़ा दें, क्योंकि विलेय की बढ़ी हुई मात्रा ही तो सांद्र विलयन बनाता है। फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, विलायक की मात्रा कम कर सकते हैं। जैसे पहले क्या था, 2 लीटर में हमने 300 ग्राम लिया था चीनी, ठीक है। 2 लीटर क्या है, विलायक है। इसके बाद आपका जो सॉल्यूट है, जो विलेय है वो 300 ग्राम है। अगर हम इस 2 लीटर को 1 लीटर कर दें और 300 ग्राम को 300 ग्राम सॉल्यूट उतना ही रहने दें, विलायक की मात्रा हमने कम कर दी, विलेय उतना ही है, तो अब 1 लीटर में ही 300 ग्राम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 लीटर में इस हिसाब से 150 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन 1 लीटर में यहाँ पे 300 ग्राम है। तो यानी कि पहले की तुलना में जो विलेय है वो ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही विलेय ज्यादा होगा तो जो विलयन है वो तनु से सांद्र बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सांद्र विलयन से तनु विलयन तापमान की मात्रा को बढ़ाकर, विलेय की मात्रा को कम करके और विलायक की मात्रा को बढ़ाकर कर सकते हैं। और तनु से सांद्र कैसे कर सकते हैं, तो तापमान में कमी लाकर विलेय की मात्रा को बढ़ाकर और विलायक की मात्रा को कम करके। तो ये चीज अगर आपने समझ ली है तो समझिए कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने का जो पर्पस है वो पूरा हो गया। अब जरा हम गैसों की घुलनशीलता की बात कर लेते हैं कि अधिकांश पदार्थों के लिए तो हमने देखा कि तापमान जो है वो घुलनशीलता के समानुपाती है, ठीक है। लेकिन क्या गैसों के लिए भी ये सही है? तो गैसों की घुलनशीलता जो है वो तापमान के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जल आप जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन होता है। अगर जल का तापमान बढ़ जाता है तो उसमें मौजूद जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में कमी आ जाती है, उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, क्योंकि जल में ये O2 क्या है, गैस है। और गैस की विलेयता तापमान के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर जल का तापमान बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है वो कम हो जाएगी, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी। और मरीन इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आप देखें तो जल में जो ऑक्सीजन होता है घुला हुआ, हम उसको क्या कहते हैं, जल का जो ऑक्सीजन होता है हम इसको कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, जलीय पारितंत्र है, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फैलेगा फूलेगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाल के कुछ समय में जल का तापमान बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो जल है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जो जलीय जीव हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कमी आना गर्म जल में, ये दिखाता है कि गैसों की जो विलेयता होती है, घुलनशीलता होती है, वो तापमान के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि घनत्व क्या होता है। सवाल है आपका कि वस्तुएं जल में तैरती या डूबती क्यों है, और इसी से ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो कोई भी वस्तु जिस द्रव में है, अगर वो उस द्रव से हल्की है तो तैरेगी, और अगर कोई वस्तु जिस द्रव में डाली गई है वो उस द्रव से भारी है तो वो डूब जाएगी। और यहीं से निकल के आता है घनत्व, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को इस तरीके से आसान तरीके से समझिए कि 1 मीटर का 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक है। अगर इतना कोई आयतन में, इतनी जगह में किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, हम उसको घनत्व कहते हैं। यानी कि इकाई आयतन में 1 मीटर क्यूब में जितना भी द्रव्यमान पाया जाता है किसी पदार्थ का, हम उसको घनत्व कहते हैं। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब घनत्व जो है ये सीधे सीधे पदार्थ के भारीपन का वर्णन करता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उसके आकार या आकृति पर नहीं निर्भर करता, बल्कि वो तापमान और दाब पर निर्भर करता है। तो तापमान और दाब का घनत्व पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी है, ठीक है। इस बर्तन में आप अगर लोहे की कील डालें या लोहे की चादर डालें या लोहे की गेंद डालें,
इन तीनों की आकृति अलग अलग है, लेकिन तीनों किसकी बनी है? लोहे की। तो तीनों ही डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पानी में एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा प्लास्टिक का अगर एक बॉल डालें तो वो नहीं डूबेगा। तो क्या किसी भी पदार्थ की आकृति पर उसका घनत्व निर्भर करता है? नहीं निर्भर करता है। यहाँ पे पदार्थ जो है वो लोहे का था तो डूब ही गया। उसका आकार क्या था, उसकी आकृति क्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो पदार्थ का जो घनत्व है वो उसकी आकृति या उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तापमान पर और दाब पर निर्भर करता है। अब आगे जरा हम इसके एसआई मात्रक को समझते हैं कि घनत्व का एसआई मात्रक कैसे होता है। अगर आप किसी भी पद की परिभाषा जानते हैं साइंस में, तो आप उसका जो एसआई मात्रक है वो निकाल सकते हैं। जैसे घनत्व की परिभाषा क्या होती है? घनत्व की परिभाषा होती है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको किलोग्राम के बदले अगर हम ग्राम ले लें तो मीटर का सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इसका एक और मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। फिर इसके अलावा ग्राम पर एमएल भी हो सकता है। तो ये घनत्व के कुछ मात्रक हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कमरे का तापमान रूम टेम्परेचर पर जल के 1 ml का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 1 ग्राम होता है। इसलिए 1000 ml आप कह लें या फिर 1000 kg कह लें, माफ कीजिए 1000, हाँ 1000 ml कह लें या फिर 1000 ग्राम कह लें, ये सेम ही होता है जल के केस में। ठीक है, क्योंकि जल का 1 ml लगभग 1 ग्राम के ही बराबर होता है। लेकिन अगर हम तेल के 1 लीटर की बात करें तो तेल का 1 ml 1 ग्राम के बराबर नहीं होता। तेल का जो 1 लीटर होता है यानी तेल का 1000 ml जो होता है वो 910 ग्राम के ही बराबर होता है। और इसका पीछे का कारण ये है कि जो तेल का घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर नीचे में पानी है, इसमें अगर आप तेल डालते हैं तो तेल ऊपर में ऐसे तैरता रहता है, क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, वो तेल में डूब नहीं पाता। ठीक है, तो 1 लीटर तेल का जो द्रव्यमान होता है वो 910 ग्राम ही होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तेल का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, इसलिए तेल के 1 लीटर का जो द्रव्यमान है वो 910 ग्राम ही होता है। अब मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के घनत्व का उसके आकृति से कोई लेना देना नहीं होता, बस तापमान और दाब का घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो तापमान का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए समझते हैं। तापमान का घनत्व पर एक व्युत्क्रमानुपाती प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए तापमान जब आप बढ़ाते हैं तो तापमान के बढ़ाने से जो आयतन है वो बढ़ जाता है। और घनत्व की परिभाषा हमने क्या देखी थी? द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो भी पद डिनोमिनेटर में होता है, देखिए ध्यान यहाँ पे देखिएगा, जो भी पद डिनोमिनेटर में होता है अगर ये बढ़ेगा तो जो ओरिजिनल पद है वो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो चूंकि तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता है और आयतन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए तापमान भी घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आई होप कि इस लॉजिक को आपने समझा होगा, इस रिलेशन को आपने समझा होगा। ठीक है, तो घनत्व और तापमान में क्या उसमें प्रभाव पड़ता है कि जब हम किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। ये ध्यान में आपको रखना है। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है? गर्म गुब्बारे का ऊपर उड़ना। ठीक, गर्म गुब्बारा में जैसे हवा जो है, हवा का तापमान क्या बढ़ता है? तापमान उसका बढ़ता है, हवा का आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ने से फिर क्या होता है? हवा धीरे धीरे फूलनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बलून बड़ा होना शुरू हो जाता है। तापमान बढ़ने के बाद आयतन बढ़ता है तो हवा हल्की भी हो जाती है और फिर वो हल्की होकर ऊपर उड़ने लग जाती है। तो गर्म गुब्बारे का ऊपर उठना ये इस बात को प्रूफ करता है कि घनत्व और तापमान के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। और अगर किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो घनत्व है वो घट जाता है। तो ये हमने घनत्व पर तापमान का प्रभाव देखा। अब जरा हम घनत्व पर दाब का प्रभाव भी देख लेते हैं। देखिए घनत्व पर दाब का जो प्रभाव है वो पदार्थ की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अगर पदार्थ की अवस्था अलग है तो दाब का प्रभाव अलग होगा। ऐसे सबसे पहले अगर हम गैस के संदर्भ में बात करें तो गैस के संदर्भ में जो दाब और घनत्व है उसके बीच में समानुपाती संबंध होता है। यानी गैस पर अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो फिर गैस का घनत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम द्रव के संदर्भ में बात करें तो द्रव पर दाब का बहुत कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यानी कि द्रव का अगर आप दाब बढ़ा भी दें तो उसके घनत्व में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और ठोस पे तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठोस पे आप कितना भी दबाव डाल दें, कितना भी दाब डाल दें, उसके घनत्व पर बहुत खास प्रभाव या लगभग ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। तो घनत्व पर जो दाब का प्रभाव है वो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है। गैस के संदर्भ में दाब घनत्व के समानुपाती होता है। गैस पर दाब बढ़ाएंगे घनत्व बढ़ेगा। द्रव के संबंध में बहुत कम प्रभाव हमें देखने को मिलता है और ठोस के संदर्भ में जो प्रभाव है वो बिल्कुल नगण्य होता है।
अब इस चैप्टर में एक और लास्ट सवाल के साथ इस चैप्टर को खत्म किया गया है। सवाल ये है कि बर्फ आखिरकार जल पर तैरती क्यों है? तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ जल पर तैरती है। और बर्फ जल से हल्की होने का मतलब क्या? कि बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम है। ठीक है, घनत्व वही तो होता है कि प्रति इकाई आयतन में किसी भी वस्तु का क्या द्रव्यमान है, वही तो घनत्व है। तो प्रति इकाई आयतन में बर्फ का द्रव्यमान जल के द्रव्यमान से कम होता है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। अब यहाँ पे जल के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है और द्रव्यमान होता है, ये दोनों ही मैक्सिमम होता है। ये आपको याद रखना है, आपसे पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो वो ज़्यादा स्थान घेरता है और इस प्रोसेस को हम विस्तारण कहते हैं, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान में रह गई तो ठीक है, नहीं रह गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अब हमारा जो सेशन है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा कि विलयन क्या होता है, आपने समझा होगा कि विलेय क्या होता है, आपने समझा होगा कि विलायक क्या होता है, आपने समझा होगा कि घुलनशीलता या फिर सॉल्युबिलिटी या फिर विलेयता क्या होती है, इस घुलनशीलता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है आपने समझा होगा। फिर आपने समझा होगा कि घनत्व क्या होता है, इस घनत्व पर तापमान और दाब इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपने समझा होगा। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये भी समझा होगा कि बर्फ जल पे क्यों तैरती है ना। तो इस तरीके से जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से मैंने बहुत ही सामान्य शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है वो थोड़ा आसान लगा होगा। मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की वो आप समझ पाए होंगे। इसके बाद मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो भी 8वीं क्लास के साइंस के चैप्टर हैं उसके जल्दी जल्दी खत्म करके हम अगले क्लास के साइंस की बुक को शुरू करेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।